नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि इम्पोर्टेंट है स्कूल व्याख्याता परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा, यानी कि आपके फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसमें हमने आदिकाल को पढ़ा था। आदिकाल की लगभग बातें अपने हो चुकी थी, आदिकाल के अपने अंतिम दौर में हैं। और आज हम बात करेंगे आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के विषय में। इसमें कौन कौन से गद्य और पद्य रचनाएं जो लिखी गई उनकी बात करेंगे, जो न तो देखिएगा वीरगाथा साहित्य में आती है, रासो साहित्य में आती है, न ही जैन साहित्य में आती है, न ही बौद्ध साहित्य में आती है, और न ही नाथ साहित्य में आती है, न ही सिद्ध साहित्य में आती है। इनसे हट करके जो रचनाएं हैं उनके विषय में हम बात करते हैं, या फिर उनका कथानक उनसे संबंधित नहीं है, उनके विषय में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों, अगर आप इससे कुछ सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस करने जा रहे हैं और हिंदी साहित्य का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान होता है, इसलिए पूरा ध्यान आपका क्लास पे रहना चाहिए। स्क्रीन पे ध्यान रखिए, एक एक चीज़ आपको करवाई जाएगी, सारी चीज़ें हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो चलिएगा शुरू करें क्लास को। इस क्लास में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल के विषय में यही हम पढ़ रहे थे। और आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य की आज अपने बात करने वाले हैं। तो स्वतंत्र साहित्य दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो लौकिक पद्य साहित्य और एक लौकिक गद्य साहित्य। इसको गद्य कर लीजिएगा। दो भागों में बांटा जा सकता है, लौकिक पद्य साहित्य और लौकिक गद्य साहित्य। तो इन्हीं के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, और इसके बाद में कुछ अन्य बातें रह जाएंगी, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लौकिक पद्य साहित्य के विषय में। लौकिक पद्य साहित्य में एक तो देखिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी रचना रह जाती है ढोला मारूरा दोहा। ये डिंगल भाषा की है, याद रखना। और इसके रचयिता सभी को याद होगा। ये जीके का प्रश्न भी है, वहाँ पर भी आता है दोस्तों। राजस्थानी साहित्य की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है। इसके जो रचनाकार हैं कल्लोल कवि और कुशल लाभ माने जाते हैं। कल्लोल आ जाए तो भी सही होगा, कुशल लाभ आ जाए तो भी सही होगा। ऑप्शन में दोनों में से एक ही आता है। वैसे दोनों ही है, किस प्रकार से हम देखें, इसका खुलासा जो किया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और शुक्ल जी कहते हैं कि इस रचना को सबसे पहले 1473 में कल्लोल कवि ने लिखा। ढोला मारूरा दोहा को सबसे पहले किसने लिखा? एक कल्लोल कवि हुआ करते थे, उन्होंने इसे लिखा। बाद में एक जैन कवि हुए कुशल लाभ। कुशल लाभ ने 1561 में उसमें कुछ और पद ऐड कर दिए कुछ और पद लिखे और वो उसके अंतर्गत ऐड कर दिए, इसलिए कुशल लाभ को भी इसका रचनाकार माना जाता है। तो इस प्रकार से दोनों ही रचनाकार अपने स्वीकार कर सकते हैं, कल्लोल भी है और कुशल लाभ भी है। ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपसे किस प्रकार से पूछता है। तो ढोला मारूरा दोहा डिंगल भाषा की है, डिंगल शैली में है। किसकी रचना है? कल्लोल कवि और कुशल लाभ की है। इसमें हमें इतना ही जानने की आवश्यकता है। फिर इस काल के सबसे बड़े कवि हृदय की अगर हम बात करें तो वो है विद्यापति। काफ़ी प्रसिद्ध रहे। तो विद्यापति की जो रचना है, विद्यापति की पदावली है, उसके विषय में हम बात करें 1460 विक्रमी संवत आचार्य शुक्ल के अनुसार ये समय आता है। और ये विद्यापति के पदों का संग्रह है। अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाता विद्यापति की पदावली किसकी रचना है, तो विद्यापति की है, सही हो जाता। इसमें है क्या? नाम से स्पष्ट है ना, विद्यापति की पदावली में क्या होगा? विद्यापति के पद तो होंगे। यही बस ये मान लो कि इसका हमने समास विग्रही तो किया है ना। विद्यापति की पदावली विद्यापति के पदों का संग्रह हो गया। पदावली मतलब पदों का संग्रह हो गया, तो विद्यापति के पदों का ही ये एक संग्रह है। इसके बाद में देखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्यापति की जो पदावली थी उसमें पदों का संग्रह है, तो इन पदों का संकलन किया किसने था? तो सबसे पहले शारदा चरण मिश्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने विद्यापति के पदों का संकलन किया था।
अब देखिएगा विद्यापति पदावली, इसकी सबसे विशिष्ट बात या फिर जिसके लिए ये जाना जाता है, जिसके लिए ये फेमस रहा है, तो वो है इसकी पदावली के अंतर्गत राधा कृष्ण प्रेम संबंधी जो पद हैं वो विद्यापति की प्रसिद्धि के आधार हैं। अब देखिएगा विद्यापति और उनकी पदावली की बात कर रहे हैं। पदावली मतलब क्या है? उनके पदों का संग्रह है, और ये पदों का मुख्य विषय हम कह सकते हैं, जो इसमें जानकारी है या कहें जो बताया गया वो राधा कृष्ण का प्रेम है, और यही प्रेम संबंधी जो पद हैं वो इनकी प्रसिद्धि का आधार बनते हैं, यानी इसी के लिए ये जाने जाते हैं। पदावली की भाषा की अगर हम बात करें तो कौन सी है? प्राचीन मैथिली है। अभी आगे इसके विषय में कुछ और भी देखेंगे अपने। पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली है, लेकिन इसमें ब्रज भाषा की भी प्रधानता है। ब्रजबुली जो हुआ करती थी उसका प्राचीन रूप इनकी भाषा को ही कहा जा सकता है। तो पदावली से ये क्वेश्चन तो शायद न पूछे कि विद्यापति की पदावली किसकी है, लेकिन ये आपसे पूछा जा सकता है कि पदावली की भाषा कौन सी है, और भाषा भी कौन सी है? प्राचीन मैथिली है। कौन सी है? प्राचीन मैथिली। और विद्यापति की जो शैली है वो कौन सी है? गीत शैली है, यानी गीत शैली के अंतर्गत लिखते हैं। हिंदी में विशुद्ध गेय पद लिखने का श्रेय किसको जाता है? विद्यापति को ही जाता है। तो यहाँ इस पेज से जो आपके प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला प्रश्न विद्यापति की पदावली किसकी है? तो विद्यापति की है, शायद ये क्वेश्चन आपसे न पूछा जाए। दूसरा प्रश्न, इनके पदों का संकलन किसने किया? तो इनके पदों का संकलन जो किया था वो शारदा चरण मिश्र के द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है। इनमें किसके संबंध में पद बनाए गए हैं? तो राधा कृष्ण प्रेम के संबंध में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 बन जाएगा, और यही इनकी प्रसिद्धि का आधार है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर इस पेज से जो बनता है वो है प्राचीन मैथिली। इसकी भाषा कौन सी है? प्राचीन मैथिली है, लेकिन ब्रज भाषा इसके साथ में, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है। विद्यापति की शैली कैसी है? गीति शैली है, ये आपका 5वां क्वेश्चन उठता है। और विशुद्ध गेय पद लिखने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो विद्यापति को दिया जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 बनता है। तो यहाँ से 6 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, पदों की मधुरता के कारण ही इन्हें क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? तो मैथिल कोकिल अपने विद्यापति को ही कहते हैं। मैथिल कोकिल कौन है? विद्यापति है। साधारण प्रश्न पूछे तो इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन आपके आ जाया करते हैं। इसके बाद में दोस्तों, ये किसके राज्याश्रित थे? किसके आश्रित हुआ करते थे? विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। किसके आश्रित हुआ करते थे? राजा शिव सिंह के। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है। आगे हम बात करते हैं विद्यापति की अन्य रचनाओं के विषय में। पहली हमने जो पढ़ी वो थी विद्यापति की पदावली, जो राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित थी। प्राचीन मैथिली में उसको लिखा गया है, जिसके कारण ये जाना जाता है। गीति शैली इनकी मुख्य शैली है दोस्तों। अन्य रचनाओं में एक इनकी मुख्य रचना आती है कीर्तिलता। शुक्ल जी के अनुसार इसका जो टाइम है वो 1460 माना जाता है। ये जो रचना है ये अपभ्रंश या अवहट में रचित है दोस्तों। यहाँ से आपसे प्रश्न यही पूछा जा सकता है। कीर्तिलता दोस्तों, पहला प्रश्न तो आपका कीर्तिलता से यही बनता है कि कीर्तिलता रचना किसकी है? तो रचना ये हो गई विद्यापति की। दूसरा प्रश्न आपसे बना भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा होगी? अपभ्रंश या फिर अवहट होगी। 2 प्रश्न। ये एक राज प्रशस्ति है, यानी राजा की प्रशस्ति में ही लिखा हुआ है कीर्ति। कीर्ति किसकी होगी? राजा की होगी। विद्यापति ने कीर्ति सिंह के राज्य प्राप्ति के प्रयत्नों का प्रयास किया है, प्रयत्नों का वर्णन किया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। कीर्तिलता, कीर्तिलता किसकी लता है? कीर्ति सिंह की लता है, यानी कीर्ति सिंह के राज्य प्राप्ति के प्रयत्नों का इसमें वर्णन दिखाया गया है। इस प्रकार से ये एक राज प्रशस्ति काव्य हमारा रह जाता है।
आदिकालीन साहित्य की वीरता परक रचनाओं में उल्लेख, इसको वीरता परक रचनाओं में लेंगे। कीर्तिलता में मैथिल कोकिल विद्यापति ने स्वयं को खेलन कवि के नाम से उल्लेखित किया है। स्वयं के लिए खेलन कवि शब्द का उल्लेख इनके द्वारा किया गया है। और कीर्तिलता प्रचलित चरित काव्यों में किंचित भिन्न शैली यानी कथा काव्य की शैली और संक्रांतिकालीन भाषा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। अब देखिएगा कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या विशेष चीज याद रखनी है। पहला कथन तो यही कि विद्यापति की रचना कौन सी है, कीर्तिलता है। अच्छे से याद करिएगा, कीर्तिलता किसकी रचना है, विद्यापति की। किसकी रचना है, विद्यापति की। इसकी भाषा कौन सी है, अपभ्रंश। भाषा कौन सी है, अपभ्रंश, या कौन सी कह सकते हैं हम, अपहट कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किस प्रकार की रचना है, राज प्रशस्ति है। कैसी है, राज प्रशस्ति है। किसकी प्रशस्ति है, कीर्ति सिंह की प्रशस्ति है। कीर्ति सिंह की प्रशस्ति है तो वीरता परक रचनाओं में ये चली जाएगी। और ये स्वयं के लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, खेलन कवि। अगर आपसे पूछा जाए मैथिल कोकिल कौन है तो यही है, खेलन कवि कौन है तो यही है। ये नाम या ये शब्द अपने लिए खुद के लिए उल्लेखित कौन करते हैं, मैथिल कोकिल। यहाँ पर देखिए दोनों नाम आ गए, मैथिल कोकिल भी और खेलन कवि भी। विद्यापति स्वयं ही करते हैं। कौन सी पुस्तक में करते हैं, कौन सी रचना में करते हैं, तो कीर्तिलता में ही करते हैं। यहाँ अपने को इतना ही याद रखना था। इसके अलावा एक और इनकी प्रसिद्ध रचना है कीर्ति पताका। तो अभी तक जो हमने देखी विद्यापति की पदावली, फिर थी कीर्तिलता, और उसके बाद में आती है अपनी कीर्ति पताका। ये 3 रचनाएं अभी तक अपने देख चुके हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी कैसी रचना है, आवहट की रचना है, लेकिन ये पुस्तक अप्राप्य है, ये मिली नहीं है। इसकी खंडित प्रतिलिपि हमें नेपाल दरबार के पुस्तकालय में देखने को मिलती है। टूटी फूटी जो है, कटी फटी एक प्रति वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। पूरी पुस्तक ये अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुई है। फिर एक और आती है गोरक्ष विजय। इस 1 अंक की नाट्यकृति, ये कैसी है, ये नाट्यकृति है दोस्तों। नाट्यकृति के संवाद संस्कृत और प्राकृत में तथा गीत जो है वो मैथिली शैली में लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संस्कृत, प्राकृत और मैथिली की संयुक्त रूप से ये एक रचना है। अब ध्यान दीजिएगा, विद्यापति की हमने एक तो कौन सी रचना की बात की, पदावली की बात की। दूसरी हमने कौन सी रचना की बात की, कीर्तिलता की बात की, जिसकी भाषा मैथिली थी। एक अपने बात की कीर्ति पताका की। कीर्ति पताका की भाषा कौन सी हो गई, अवहट हो गई, अप्राप्य है। लेकिन एक और आ गई अपने पास में गोरक्ष विजय। ये एक अलग सा नाम हो गया, इसलिए याद रखिएगा गोरक्ष विजय किसकी है, विद्यापति की है। यहाँ आपसे बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि ये जो एक प्रकार से ये क्या है, नाट्यकृति है, एक नाटक है। अब इसमें जो संवाद हैं, इसमें संवाद जो लिखे गए वो कौन सी भाषा में लिखे गए, संस्कृत में और प्राकृत में, दोनों में लिखे गए। और गीत जो हैं वो किस में लिखे गए, मैथिली में। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर संस्कृत का भी प्रयोग हुआ, प्राकृत का भी प्रयोग हुआ और मैथिली का भी प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यापति की वो रचना जिसमें तीनों भाषाओं का संयुक्त रूप से प्रयोग है, यानी संस्कृत, प्राकृत और मैथिली, तो वो रचना कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी गोरक्ष विजय। और ये एक प्रकार की नाट्यकृति है। कैसी कृति है, नाट्यकृति है, जिसमें संवाद 2 भाषाओं में है, संस्कृत और प्राकृत में। गीत जो इसमें आएंगे वो मैथिली भाषा में लिखे गए हैं। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य साहित्य के विषय में बात कर लेते हैं विद्यापति के अलावा। यहाँ सिर्फ नाम है, जिसमें से पहला नाम आता है जयचंद प्रकाश, जो भट्ट केदार की है। फिर आती है हमारी जय मयंक जस चंद्रिका, ये किसकी है, मधुकर कवि की। उसके बाद में रणमल चंद श्रीधर व्यास, ये नाम है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इनको रट्टा लगा लीजिएगा और कोई उपाय हमारे पास में नहीं है। इसके बाद में अपने गद्य साहित्य की बात करते हैं। गद्य साहित्य में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है दोस्तों, फर्स्ट ईयर में कई बार पूछा गया है, सेकंड में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कथन से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है।
तो सबसे पहली बात, किसने लिखा इसको? इसको लिखा रोडा कवि ने। कौन से कवि ने? रोडा कवि ने, राउलवेल। और सर्वप्रथम शिलाओं पर लिखी गई अगर कोई रचना है तो वो कौन सी है? राउलवेल है। शिलाओं पर लिखी गई प्रथम रचना कौन सी है प्यारे दोस्तों? शिलाओं पर लिखी गई जो पहली रचना है वो है राउलवेल। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। आइए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। और इसके बाद में ये कौन सी शैली में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है चंपू शैली के अंदर। कौन सी शैली में लिखा गया है? ये चंपू शैली के अंतर्गत लिखा गया है दोस्तों। कौन सी शैली में लिखा गया है? चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली कौन सी होती है? जिसमें गद्य भी हो और पद्य में भी लिखा जाए, यानी गद्य पद्य की जो मिश्रित शैली है उसे ही हम क्या कहते हैं? चंपू शैली के नाम से जानते हैं। मिश्रित शैली ही कौन सी होती है? चंपू शैली होती है। इसमें किसका वर्णन है? तो विशेषता याद रखिएगा, राउल है इसके नायिका। नायिका कौन है? राउल है। और उसी के सौंदर्य का नखशिख वर्णन पहले पद्य में किया गया है और फिर गद्य में किया गया है। यानी इसमें क्या है? राउल नामक जो नायिका है, राउलवेल, राउल नामक नायिका के सौंदर्य का नखशिख वर्णन इसमें प्रस्तुत किया गया है, पहले गद्य में और फिर पद्य के अंदर। इस प्रकार से यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का जो सबसे पहले आरंभ होता है इसी रचना से होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नखशिख वर्णन किस रचना से प्रारंभ हुआ, तो वो प्रारंभ हुआ था राउलवेल से। कौन सी रचना से प्रारंभ हुआ? राउलवेल से इस रचना का जो परंपरा है नखशिख वर्णन की, ये प्रारंभ होती है। ये भी पूछा गया था एक बार कि हिंदी की 7 बोलियों के शब्द यहाँ से प्राप्त होते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। इसमें 7 बोलियों के शब्द हमें प्राप्त होते हैं। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बने, एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। सर्वप्रथम शिलाओं पर लिखी गई रचना कौन सी हो जाएगी? राउलवेल हो जाएगी। कौन सी होगी प्यारे दोस्तों? राउलवेल। ये कैसा है? चंपू काव्य है, यानी गद्य पद्य दोनों में है। नखशिख वर्णन का सबसे पहले प्रयोग किसमें किया गया? इसी में। और नायिका कौन थी? राउल। हिंदी की 7 बोलियों के शब्द किसमें प्राप्त होते हैं? राउलवेल में प्राप्त होते हैं। और अब ये मुंबई के म्यूजियम में सुरक्षित है। इसके बाद में जो हमारी रचना आती है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, पंडित दामोदर शर्मा की है। ये क्या है? तो ये एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो ये एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है, ऐसा हम कह सकते हैं। पंडित दामोदर शर्मा का लिखा हुआ है। महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर ने ये रचना राजकुमारी को कान्याकुब्ज और काशी प्रदेश में प्रचलित तत्कालीन भाषा संस्कृत सिखाने के उद्देश्य से की थी। अब इसकी रचना किसने की? पंडित दामोदर ने की। क्योंकि जो राजकुमारी थी उसको महाराजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित थे, उन्हीं की यहाँ राजकुमारी थी। कान्याकुब्ज और काशी प्रदेश में जो उस समय संस्कृत भाषा प्रचलित थी उसको सिखाने के उद्देश्य से की थी, तो इसलिए ये व्याकरण ग्रंथ कहलाता है दोस्तों। एक प्रकार के नोट्स बनाए होंगे जो आगे से आगे चल पड़े। फिर हम बात करें, अगली जो हमारी रचना आती है वो है वर्ण रत्नाकर, जिसके रचनाकार कौन है? जिसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। मैथिली गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ है जो कि कवि समय पर आधारित है, कवि काल पर आधारित है, कवि के टाइम पर आधारित है। ये हमने जब हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया था तब भी हमने इसके विषय में बात की थी। तो मैथिली गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ, वापस दोहरा रहा हूँ, मैथिली गद्य का, सब पूरे गद्य का नहीं कह रहा, मैथिली गद्य का अगर प्राचीनतम ग्रंथ पूछा जाए तो वो होगा वर्ण रत्नाकर। इसका ढांचा जो है विश्व कोशात्मक है, यानी एनसाइक्लोपीडिया की तरह है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने इसे संपादित किया था। तो याद रखना है वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। कवि समय पर आधारित है, विश्वकोश है एक तरह का, और मैथिली गद्य का प्राचीनतम ये ग्रंथ माना जाता है। फिर हम बात करें कीर्तिलता जो विद्यापति की है, चर्चा अपने पहले भी कर चुके हैं।
विद्यापति के साथ में हमने देखा था, पद्य गद्य दोनों के अंदर ही हमने उसको देख लिया था। तो विद्यापति द्वारा ये एक रचित वीर गाथात्मक काव्य है। इसमें विद्यापति के आश्रयदाता कीर्ति सिंह का यशोगान किया गया है। इसके बीच बीच में गद्य भी हैं। हम अभी गद्य पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसके चर्चा की है। ये कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, वीर गाथात्मक है, लेकिन फिर भी इसके बीच के अंदर हमें गद्य पढ़ने को मिलता है। फिर हम बात कर लेते हैं आदिकालीन के सूफी काव्य की। दोस्तों, सूफी काल भक्ति काल के अंदर हम पढ़ते हैं, लेकिन आदिकाल में भी सूफी काव्य लिखा गया था, जो काल की दृष्टि से इसमें आता है। तो चंदायन मुल्ला दाऊद की बहुत ही फेमस रचना है, लेकिन ये समय की दृष्टि से किस में आती है? आदिकाल में आती है, और ये पहला सूफी काव्य माना जाता है। दोस्तों, हम सूफी काव्य में भी इसको पढ़ेंगे। तो चंदायन किसकी है? मुल्ला दाऊद की है। समय की दृष्टि से आदिकाल में आता है, लेकिन ये सूफी काव्य है। अवधी भाषा की प्रथम काव्य है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सूफी काव्य कौन सा है, पहला सूफी काव्य कौन सा है? पहला सूफी कहें तो भी कौन सा हो गया? चंदायन हो गया। और अवधि का पहला भी कहें तो भी कौन सा हो गया? चंदायन हो गया। ये एक लव स्टोरी है, किसकी? चंदा की है, और लोरिक की प्रेम गाथा है। और कौन सी शैली में लिखी गई है? दोहा और चौपाई शैली में इसको लिखा गया है। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अमीर खुसरो के विषय में, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इनका मूल नाम जो था अब्दुल हसन या अबुल हसन के नाम से जाना जाता है। इनका मूल नाम क्या था? अबुल हसन या फिर अब्दुल हसन है। इन्हें उपाधि प्राप्त थी खुसरो सुखन की। कौन सी? खुसरो सुखन की। इनका उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम था तुर्क अल्लाह, तोताए हिंद या हिंदुस्तान की तूती। ये कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। रचनाएं खालिक बारी है, जो एक शब्दकोश भी है। इसके अलावा इन्होंने पहेलियाँ लिखी, मुकरियाँ लिखी, गज़ल हैं, दो सखुने हैं, नुह सिपहर है, नजराने हिंद है, और हालाते कन्हैया है। तो ये सारी की सारी रचनाएं किसकी है? अमीर खुसरो की है। फिर हम बात कर लेते हैं आदिकालीन कुछ अपभ्रंश साहित्य के विषय में। गद्य पद्य से अपने बाहर निकल चुके हैं। स्वयंभू को हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, पुष्पदंत को भी पढ़ चुके हैं पहले ही। एक आपको याद रखना है, धनपाल की है भविष्यत कहा, या कथा के रूप में हम कहते हैं कहा को। अब्दुल रहमान की है संदेश रासक। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, डायरेक्ट इनके क्वेश्चन ही आते हैं, इसी तरह से आते हैं कि इसका जो लेखक है वो कौन है। अब्दुल रहमान की है संदेश रासक। और संदेश रासक क्या है? एक खंड काव्य है। और अब्दुल रहमान हदहमान के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसी भी भारतीय भाषा में रचना करने वाला पहला मुस्लिम कवि कौन था? यही था, अब्दुल रहमान। इसलिए ये रचना पूछ ली जाती है। श्रृंगार काव्य परंपरा की भी सर्वप्रथम रचना की अगर हम बात करें तो यही आएगी। नक्शिक की बात करें तो फिर कौन सी आएगी? राउलवेल आ गई, अभी हमने उसको डिस्कस किया था ना। श्रृंगार काव्य परंपरा की भी ये पहली रचना स्वीकार की जाती है। एक और है जोइंदू की है परमात्मा प्रकाश और योग सार, ये भी पूछ लिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये नाम भी। राम सिंह की पाहुड़ दोहा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अच्छे से हमने आदिकाल को डिस्कस कर लिया है। वैसे तो आदिकाल को पढ़ते पढ़ते शायद हमारा साल भर निकल जाए या उम्र भी बीत जाए, इतना बड़ा है। क्योंकि आपने देखा होगा शुरू में ही कुछ कवियों को जब हमने इतिहास पढ़ा तो 5-5 हज़ार कवि तो उन लोगों ने बता दिए थे। उसके बाद में तो कितना इतिहास लिखा जा चुका है, कितनी रचनाएं लिखी जा चुकी है ना। तो हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमने कहाँ तक इतिहास रच दिया है, कहाँ तक साहित्य लिख दिया है दोस्तों। लेकिन फिर भी कोशिश की है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके सामने रखी जाए। इतना आप याद कर लोगे तो आपका काम अच्छे से चल जाएगा, अच्छे अंक परीक्षा में आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये क्लासेज आपको अच्छी लग रही हैं और आप बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। सच में नया सीख रहे हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की क्लास को अपने समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।